नमस्कार, मैं मंजुल त्रिवेदी आज पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आईसीटी के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में बात करने के लिए। अभी तक की जो अध्ययन हम लोगों ने विगत यूनिट में किया, उसमें हमने जाना कि आईसीटी क्या है और कौन-कौन से उपकरण आईसीटी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप में प्रभावित कर रहे हैं और उसकी गुणवत्ता का उन्नयन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष को आईसीटी ने प्रभावित किया है और प्रत्येक पक्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। हम जानते हैं कि जो कक्षा है, भारत में समावेशी कक्षा एक महत्वपूर्ण शब्द है जो कि प्रचलन में हमको दिखाई पड़ता है। समावेशी कक्षा से आशय उस कक्षा से है जहाँ विविध प्रकार के विद्यार्थी, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनकी शारीरिक विभिन्नता, उनकी शारीरिक चुनौतियाँ, ये सभी मुद्दे उस समावेशी कक्षा में एक साथ जो है एड्रेस किए जाते हैं। एक साथ अध्ययन करने के लिए हम अपनी व्यवस्थाओं में प्रयत्न करते हैं। एक ओर जहां सामान्य विद्यार्थियों के लिए तकनीकी के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना काफी सरल हो गया है, वहीं दूसरी ओर जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी आईसीटी ने उनके जीवन में, उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। हम जानते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामान्य विद्यार्थियों के अपेक्षाकृत अधिक चुनौती होती है। जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकारों से प्रेरित हैं, ऐसे पीड़ित विद्यार्थी जिनको किसी न किसी प्रकार की शारीरिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए भी आईसीटी के अनेक जो है प्रकल्प हैं जिनके माध्यम से उनके न केवल जीवन को बल्कि उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को भी एक तरह से प्रभावित किया गया है और उनके गुणवत्ता संवर्धन का काम किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसे अयुक्त लोग जिनमें प्रकार की का वो शिकार होते हैं, उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने का आग्रह अपने मन की बात में किया था। आज हम सभी लोग विकलांगता के शिकार जो पीड़ित विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हम दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि विकलांगता क्या है। विकलांगता का आशय समझना हमको आवश्यक यहाँ पर जान पड़ता है। तो सामान्य अर्थों में विकलांगता एक ऐसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। यानी जिस तरह से सामान्य व्यक्ति किसी भी कार्य का संपादन करते हैं, ये दिव्यांग बच्चे उस तरह से उस कार्य का संपादन करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनकी जो शारीरिक चुनौती है वो इसमें बाधा होती है। तो हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो विकलांगता एवं विकलांग व्यापक संदर्भ वाले शब्द हैं, जिनकी एक से अधिक परिवर्तनशील परिभाषाएं भी हैं। भारत में ऐसे को विकलांग माना गया है, यानी हम उसको दिव्यांग कह सकते हैं जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% से कम विकलांगता का स्वीकार ना हो, यानी उसकी जो चुनौती का प्रतिशत है वो 40% से अधिक होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट एक उस है, उसके मुताबिक दुनिया के लगभग 15% आबादी किसी न किसी रूप में विकलांगता से पीड़ित है। अगर हम इस आंकड़े के संदर्भ में भारत की स्थिति देखें तो भारत में महज 3% के आसपास ही ये दिव्यांगता प्रतिशत है और लगभग 3% लोग ही इस जो है चुनौती से प्रभावित हैं या पीड़ित हैं। हम देखते हैं कि जो भारत में दिव्यांगजनों के अधिकार का विधेयक 2016 में आया था, उसमें दिव्यांगता की क्या परिभाषा की गई और कौन-कौन से लोगों को इनकी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत रखा गया। तो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है,
उसमें 21 प्रकार की निःशक्तताओं की पहचान की गई और उनके लक्षण बताए गए। जैसे उन 21 प्रकारों में हम कुछ प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला जो है वो है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता क्या है कि ऐसे विद्यार्थी या ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जो समझने और बोलने आदि में अपने समान उम्र के बच्चों की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। इसमें उनका जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको अभिव्यक्त करने में भी उन्हें कठिनाई महसूस होती है। ऐसे लोगों को मानसिक मंदता की श्रेणी में रखा गया है। अगला जो निशक्तता है उसको ऑटिज्म कहा गया है। ऑटिज्म क्या है? और इसमें व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। जैसे सामने किसी के कोई बैठा है तो आंखें मिलाकर के बात ना कर पाना, गुमसुम सा रहना, और ऐसे इस ऑटिज्म से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको सामान्य लोगों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई होती है। इसके बाद अगला है जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जिसको हम कहते हैं बहुनिशक्तता। बहुनिशक्तता क्या है? कुछ निशक्तताओं के प्रकार हैं, यानी उन निशक्तताओं के प्रकार में दो या दो से अधिक निशक्तता जो जिससे ग्रसित होंगे उनको हम बहुनिशक्तता की श्रेणी में रखेंगे। वो क्या है? जैसे मानसिक मंदता है, सेरेब्रल पल्सी है, मानसिक रोग है, चलन निःशक्तता है, मूक निःशक्तता है, श्रवण निःशक्तता है, ऑटिज्म जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने की, और दृष्टिबाधिता या कुष्ठ रोग। इन सभी श्रेणी के जो निःशक्तताएं हैं इनमें से दो या दो से अधिक जिसमें निःशक्तता है उसको हम बहुनिःशक्तता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत श्रेणी में रखेंगे। अगला है सेरेब्रल पॉलिसी। इसमें परिवार को किसी भी सदस्य को चलने में ये कृत्रिम अंग का प्रयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति बैसाखी के सहारे या कैलिपर इत्यादि का प्रयोग करता है, इनको चलने में समस्या होती है, हाथ से काम करने में कठिनाई होती है, तो वो सेरेब्रल पॉलिसी या पोलियो या जिसको हम नर्व इंजरी कहते हैं उसके अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला प्रकार है मानसिक रोगी का। मानसिक रोगी के क्या लक्षण हैं? मानसिक रोगी के अंतर्गत वह व्यक्ति या विद्यार्थी या बच्चा आएगा जो अस्वाभाविक व्यवहार करता है। अस्वाभाविक व्यवहार जैसे बैठे बैठे खुद से बातें करना, भ्रम जाल में रहना, मति भ्रम, या अधिकतम किसी चीज का भय उनको लगना है। ये सब जो है मानसिक रोग के लक्षण हैं जिनको इस श्रेणी में रखा गया है। जैसे इस मानसिक रोगी की श्रेणी के एक पहचान का कारण, जैसे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि कोई जो बाहरी शक्ति है, कोई प्रिय या अप्रिय शक्ति, भगवान या शैतान उनको नियंत्रित करते हैं, यदि ऐसा किसी को लगता है तो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसके अंतर्गत वो मेंटल इलनेस के शिकार माने जाएंगे, मानसिक रोगी माने जाएंगे। इसके अलावा श्रवण बाधित, जिसको किसी तरह के सुनने में समस्या है, वो श्रवण बाधित के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मूक विकलांगता, जिसको हम स्पीच इम्पेयरमेंट कहते हैं, जैसे परिवार का कोई सदस्य यानी विद्यार्थी या व्यक्ति, उसको बोलने में कठिनाई है या गूंगा है, बोल नहीं पाता है, या सामान्य बोली से अलग बोलता है, तो ऐसे विकलांगता को हम मूक विकलांगता की श्रेणी में रखेंगे। इसके अलावा अगला है दृष्टिबाधित, ब्लाइंडनेस। यदि किसी को देखने में कठिनाई होती है या पूरी तरह से देख नहीं पाता है तो उसको हम दृष्टिबाधित मानते हैं। लो विजन, लो विजन यानी अल्प दृष्टि, ऐसे लोग जिनको कम दिखता है और उनकी अवस्था 60 वर्ष से कम है। इसके अलावा 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता तो उसको हम अल्प दृष्टि मानेंगे या लो विजन कहते हैं। अगला है चलन निःशक्तता, जिसको हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जैसे किसी को दोनों हाथों या पैरों में निःशक्तता है, लकवा है, या हाथ या पैर किसी भी तरह से कट गया है, तो उसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में मानेंगे, ये इसके अंतर्गत आता है। अगला है कुष्ठ रोग से युक्त, जैसे किसी की जो है कुष्ठ रोग हो गया है तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आएगा। बौनापन यानी
वयस्क होने के बाद भी किसी भी तरह से उसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है, कद है, वो 4 फुट 10 इंच से यदि कम है तो उसे हम बौनापन की श्रेणी के अंतर्गत रहेंगे। इसके अलावा एक जो विशेष श्रेणी जोड़ी गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस पे काफी जो है इस पर टिप्पणियां हुई और इसके लिए मुहिम चलाई गई कि जो एसिड अटैक विक्टिम है, यानी जो तेजाब हमले से पीड़ित हैं, उनको भी इन जो है निःशक्तता माना गया है और इस अधिनियम में उन्हें भी जो है स्थान दिया गया है, उनको भी डिसेबिलिटीज का एक पार्ट माना गया है। इसके अलावा जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मांसपेशी दुर्विकास, जिसकी मांसपेशियों में कोई विकृति है, उसको भी इस श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये इस प्रकार की डिसेबिलिटी का जो सीधा संबंध है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से है। यानी ऐसे लोग जिनको बोलने में, समझने में, श्रुत लेखन में, साधारण जोड़ घटाव करने में कठिनाई होती है, इनको आकार, दूरी और भार आदि को समझने में कठिनाई होती है ना, भाषा समझना, उसका अर्थ समझने में कठिनाई होती है, तो ऐसी चीजों को हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में रखते हैं। यह अधिनियम इनको एक डिसेबिलिटी का टाइप मानता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यानी बौद्धिक निःशक्तता, जो सीखने की समस्या है, तार्किकता आदि में कठिनाई है, जैसे प्रतिदिन के कार्यों में और सामाजिक कार्यों में अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई आती है, ऐसे लोगों को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत रखते हैं। अगला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी व्यक्ति के दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी में समन्वय में अगर परेशानी है तो उसको इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा पार्किंसंस रोग है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, ये सभी प्रकार की जो जटिलताएं हैं। इसके अलावा जो सिकल सेल डिजीज है, इन सभी को इन श्रेणियों में रखा गया है और ये जो 21 प्रकार की निःशक्तताएं हैं, इनकी पहचान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में की गई है। तो हम देखते हैं कि ये जो सभी प्रकार के श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, इनके जीवन को, इनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तकनीकी ने किस तरह से आसान बनाया है, किस तरह से इनकी चुनौतियों को कम करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का यूज किया जा रहा है, हम उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखें कि जो ऐसे लोग हैं उनके लिए कौन कौन सी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध है। मतलब हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की जो दिव्यांगता है, जो निःशक्तता है, उसको, उस चुनौती का सामना करने के लिए अनेक तरह की जो तकनीकी है वो हमारे सामने उपस्थित है। हमको जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने का काम करना है। तो हमने आईसीटी पर विस्तृत चर्चा की है कि आईसीटी क्या है, किन किन रूपों में यह हमारे सम्मुख उपस्थित है और किस तरह से यह हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अब सबसे पहले हम ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो क्या है ये समझते हैं कि जो सहायक प्रौद्योगिकी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एटी कहते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले हम देखें कि तकनीक का क्या मतलब है। यानी प्रौद्योगिकी एक उपकरण और यह उपकरण के अलावा कुछ भी नहीं है। हम देखें कि ये इसके माध्यम से किसी भी गतिविधि को करने में, पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। जैसे हम देखें कि कोई भी टेक्नोलॉजी है वो चाहे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग की जा रही हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में उपयोग की जा रही हो, उसका पर्पस है व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाना और उनको अधिक सरल बनाना और उसको पूरा करने में लगने वाला समय, श्रम और अर्थ, उसकी न्यूनता करना, ये प्रौद्योगिकी का मुख्य जो है वो उद्देश्य है।
हम देखें कि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन-कौन से उपकरण हैं जो आते हैं, तो रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, जितनी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियाँ हैं, ये सभी जो है उपकरण आधारित प्रौद्योगिकी हैं। अब हम अगर सहायक प्रौद्योगिकी जिस हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये भी एक प्रौद्योगिकी है, लेकिन ये जो सीमित क्षमताओं वाले विद्यार्थी हैं या जो विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी हैं, उनकी सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम बात करें कि एक बच्चा जो सुनने में अक्षम है, उसके लिए जो हियरिंग एड्स हैं, जिसको हम श्रवण उपकरण कहते हैं, वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का ही एक उदाहरण है। इसलिए सामान्य रूप से हम कहें तो यह असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी सहायक प्रौद्योगिकी जो दिव्यांग व्यक्ति के प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी है। इसको हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी भी मान सकते हैं, क्योंकि इनका जो उपयोग है वो सीडब्ल्यूएसएन यानी जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या अक्षम बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों के लिए इसका हम करते हैं उपयोग। उदाहरण के लिए जैसे दृष्टिबाधित बच्चा है, उसके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि लिखने के लिए हम बेल कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरह का उदाहरण है। इसके अलावा जो शिक्षक है वो किसी भी विषय सामग्री को व्यक्त करने के लिए और जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनमें विषय को समझाने के लिए अपने शिक्षण के दौरान किसी भी उपयुक्त जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कुछ परिभाषाओं को देखना चाहें तो सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग सहायक उत्पादों और संबंधित सेवाओं दोनों के लिए एक मूल शब्द के रूप में किया जाता है। यूनिसेफ ने इस जो है वाक्य को परिभाषित किया है। तो हम देखें तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी वह तकनीक है जिसके माध्यम से यह जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, जिनके कुछ शारीरिक चुनौती है या जो किसी भी प्रकार की मानसिक जटिलताओं के कारण विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की श्रेणी में आते हैं, इनके जीवन के उन्नयन के लिए, इनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल, सुगम और बोधगम्य बनाने के लिए जिस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, हम उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी जो सहायक प्रौद्योगिकी है उसके रूप में हम जानते हैं। अब हम देखें कि इन विशेष आवश्यकताओं वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए इस सहायक प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं? तो जो सहायक प्रौद्योगिकी है, वो इनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेष रूप से इनको समर्थ बनाती है। जैसे हम कुछ लाभों की चर्चा करें, तो सबसे पहला लाभ है कि इनकी शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार होता है। यानी जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, उनके पढ़ने लिखने में जो समस्या होती है, जो उस समस्या के समाधान में, उस समस्या को सीमित करने में, यानी वह उनकी जो समस्या है, वह सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में उनकी उपलब्धि को बाधित करती है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है कि यह उनकी जो चुनौतियां हैं, उनको न्यून करती है या उनको समाप्त करती है और समाप्त करके उनके अंदर जितनी प्रतिभा और क्षमता है सीखने की, उन क्षमता और प्रतिभा के आधार पर वो सीख सकें और उनकी उपलब्धि उनकी क्षमताओं के अनुरूप हो, इसमें मदद करती है। जैसे कोई भी विद्यार्थी है, उसको देखने में समस्या है, तो अपनी जो ये दृष्टि बाधिता है उसके कारण वो विद्यार्थी अधिक क्षमतावान होने के बावजूद सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि अर्जित करता है। तो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसकी इस दृष्टि बाधिता के चुनौती को दूर करे या उसको उसके जो दुष्प्रभाव है उसको कम करे, तो वह विद्यार्थी भी, उसकी शैक्षणिक उपलब्धि भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह या उनसे बेहतर हो सकती है। तो ये एक लाभ है, शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार करना, ये एक सहायक प्रौद्योगिकी का लाभ है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए। और लाभ की हम अगर चर्चा करें तो यह जो है, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, वो क्षमताओं को बढ़ाती है और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाती है।
यानी जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, उनमें हम देखते हैं कि शारीरिक हानि के साथ-साथ कुछ बौद्धिक विकलांगताएँ भी हो सकती हैं और यह उनकी दिन प्रतिनिधि को जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं उनमें किसी बाह्य सहायता की मांग करती हैं, यानी उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये जो सहायक प्रौद्योगिकी है, उन्हें अपनी समस्याओं और जो संबंधित मुद्दे हैं उनको कम करने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और इस तरह से उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्र बनाने में मदद करेगी। तो इसके समर्थन के द्वारा जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, वो अपनी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को चलने में समस्या है, तो उसको चलने के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा कि आप आएं और हमारे साथ चलें और हमको क्लास तक पहुंचाएं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे उपकरण बना ले जाते हैं जिससे वह बिना किसी सहायता के कक्षा तक पहुंच जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो न केवल उनकी क्षमताओं को बढ़ा रही है बल्कि उन्हें स्वतंत्र भी बना रही है। इसके अलावा अगला लाभ क्या है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो प्रदर्शन है, उसमें जो बाधाएं हैं उनको दूर करती है। बहुत सारी बाधाएं होती हैं उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जैसे एनवायरनमेंट, लर्निंग, है ना, उनके इस पूरे प्रोसेस में एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ बाधाएं हो सकती हैं, उनकी लर्निंग की प्रक्रिया में अनेक बाधाएं हो सकती हैं। तो ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है कि यह उन बाधाओं को दूर करने में मदद करती है और जो उसके साथी हैं, जो सामान्य विद्यार्थी हैं, उनके समान कार्य करने में उनको सक्षम बनाती है। इसके अलावा ये कार्यक्षमता भी बढ़ाती है। जब जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इनको उपयोग होता है, तो ये इनकी कार्यक्षमता में भी हमको बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बात करें, तो जो चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं वो भी समाज का हिस्सा हैं और समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। तो लेकिन उनकी जो शारीरिक चुनौतियां हैं, उसके कारण कभी-कभी उनके समाजीकरण में और समाज के एक सदस्य के रूप में उनका विकास होने में बाधा उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं कि यह जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, ये उनको क्षमतावान बनाती है और वो भी जो सामान्य लोग हैं, उनकी तरह खुद को महसूस करते हैं और जब उनकी ये बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो वो सभी के साथ घुल-मिल करके रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास में भी उनका जो है ये टेक्नोलॉजी, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, ये मदद करती है। अब हम देखें कि जो सहायक प्रौद्योगिकी है उसके प्रकार क्या हैं? जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कौन-कौन सी जो है सहायक प्रौद्योगिकियां हैं, जिनका उपयोग करके हम उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो इससे पहले जब हम लोगों ने यूनिट 8 के विषय में चर्चा की थी, तो वहां पर हमने समावेशी कक्षा के बारे में विशेष चर्चा की थी। तो समावेशी कक्षा यानी जहां पर विशिष्ट जो है सामाजिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी और जो ये विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, इनको एक साथ पढ़ाया जा सकता है। यानी जब हम इनको एक साथ पढ़ाते हैं तो वह एक अप्रोच जो होती है वो समावेशी अप्रोच होती है, इंक्लूसिव अप्रोच होती है। इस प्रकार जैसे हम देखें तो समावेशी कक्षा में जो दृश्य, श्रव्य, अधिगम, विकलांगता आदि वाले छात्र हैं, ये सभी उस कक्षा का हिस्सा हो सकते हैं। तो जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग उन छात्रों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से संलग्न किया जा सके, इसलिए किया जा सकता है, इसलिए किया जाता है कि ताकि वह भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह जो है वो आचरण कर सकें, उनका भी जो अधिगम है वो उन्हीं विद्यार्थियों की तरह संचालित हो, उसी तरह उनका सीखना हो जिस तरह से सामान्य विद्यार्थियों का सीखना होता है। अब हम देखें कि कौन कौन सी तकनीकी है जो हमारे समक्ष उपस्थित है ऐसे विद्यार्थियों की मदद करने के लिए। तो हम एक एक करके श्रेणीवार उन
असिस्टिव टेक्नोलॉजी की चर्चा करेंगे, जिनके उपयोग के द्वारा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को विशेष मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि दृष्टि विकलांगता और गतिशीलता, यानी गतिशीलता और जो दृष्टि विकलांगता वाले विद्यार्थी हैं, उनको अपनी जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं, उनको पूरा सामान्य तरह से पूरा करने में समस्याएं का सामना करना पड़ता है। वे शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने के लिए अकेले चलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ वे कक्षाओं में शिक्षक द्वारा जो दिखाए गए शिक्षण अधिगम के संसाधन हैं, उनको देखने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। और देखें कि जो इस तरह की इस श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कौन कौन सी जो तकनीकी है वो उपलब्ध है। तो सबसे पहले अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें, तो पहला उदाहरण हम दे सकते हैं जॉयस्टिक्स का। ये जो है एक लीवर के साथ जुड़ा हुआ एक उपकरण है, जो अपने आधार से लीवर जुड़ा होता है। इसमें आवश्यकता अनुसार कर्सर को किसी भी दिशा में स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होती है, और जो जॉयस्टिक का आधार हाथ और हाथ के लिए स्थिरता की अनुमति देता है। इसका जब उपयोग करते हैं तो विद्यार्थी जो है अपनी क्षमताओं के पूर्ण क्षमताओं के मुताबिक, यानी जो उनकी यह शारीरिक चुनौती है, उसको उससे पार पाते हुए वह अपने दैनिक जीवन को सामान्य रूप से संपादित करें। अपनी दैनिक जो है जो आवश्यकताएं क्रियाएं हैं, उनकी जो है उनमें ये जॉयस्टिक्स काफी मदद करती है। इसके अलावा ट्रैक बॉल जो है वो एक ऐसी जगह पर तैनात एक गेंद होती है, जिसे उपयोगकर्ता किसी भी वांछित दिशा में कर्सर को स्थानांतरित करके घुमा सकता है। ये उन लोगों के लिए सामान्य है जिनका जो कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन यानी शारीरिक जो समन्वय है, वो कमजोर होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ट्रैक बॉल है वो विशेष रूप से मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हेड पॉइंटर। ये हेड गियर के साथ एक फिट किया गया है और एक लंबी छड़ी के साथ जुड़ा होता है। इसका उपयोग कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए किया जा सकता है। तो जो हेड पॉइंटर है वो भी काफी उपयोगी हो सकता है इस तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए। इसके अतिरिक्त ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, जिसको हम ओएस के शॉर्ट में कहते हैं। ये जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, इसमें विंडोज और जो अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शामिल है, और इन्हें माउस और जो दूसरी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, इनके माध्यम से संचालित किया जा सकता है। तो ये ओएसके हो गया। इसके अतिरिक्त माउथ स्टिक, ये एक विशेष जो उपकरण है, ये काफी जो उपयोगी सिद्ध हो सकता है उनके लिए जिनके हाथ नहीं है। ये डिवाइस माउथ स्टिक उनके लिए विशेष रूप से जो किसी भी तरह से जिनका हाथ काम नहीं करता है या हाथ नहीं है या उनमें सीमित नियंत्रण है, उनके लिए माउथ स्टिक जो है एक बेहतर असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से उनको काफी मदद मिल सकती है। इसके अलावा हेड स्टिक या हेड बैंड, जिसको हम कह सकते हैं, ये एक मुंह की छड़ी के समान है, लेकिन हैंडबैग के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने वाला जो विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है, वो कीबोर्ड को संचालित करने के लिए अपने सिर को हिलाता है। तो ये हेड स्टिक और हेड बैंड जिसको हम कहते हैं, ये भी काफी सहायक साबित होता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसको हम कहते हैं हेड ट्रैकर। ये जो हेड ट्रैकर है, ये भी एक कंप्यूटर आधारित इंटरफेस है, जो जिससे हम सिर की गति का पता लगाते हैं, और वेबकैम को इस तरह के कार्यों को करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। ये हो गया। इसके अलावा टच स्क्रीन, यह एक कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है जो मानव के स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। यानी जब हम जो है केवल टच करके स्क्रीन को, उस संबंधित चीज को, उसका संचालन कर सकते हैं, तो यह तकनीकी भी स्वयं में ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। जैसे हम देखें कि हम विभिन्न एटीएम्स हैं, एटीएम में जाते हैं तो वहां पर हमको जो टच स्क्रीन का मॉनिटर है वो हमको दिखाई पड़ता है,
और उस टच स्क्रीन का उपयोग करके हम जो ट्रांजैक्शन है वो करते हैं। आज कल ऐसे लैपटॉप्स आने लगे हैं, ऐसे टैब्स भी, टैब्स तो आप जानते हैं कि उनको स्क्रीन टच के माध्यम से हम उनको ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो जिनको कीबोर्ड में टाइप करने में समस्या है, वो इस जो है टच स्क्रीन डिस्प्ले का उपयोग करके संबंधित विषय वस्तु तक पहुंच सकते हैं और उनकी अधिगम प्रक्रिया प्रभावी तरीके से संपन्न हो सकती है। इसके अलावा कुछ बेल लेबल वाले कीबोर्ड होते हैं, ये भी दृष्टि विकलांग जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी उपयोगी होते हैं। इसके अलावा जो दृष्टिहीन विद्यार्थी हैं उनके लिए बेल साइनेज है। ऑटोमेटिक डोर हम देखते हैं कि जैसे ये सामान्य रूप में बहुत जगह उपयोग किए जाते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है जो किसी शारीरिक जो है चुनौती से जूझ रहा है, उसको कहीं पर जाना है, मान लीजिए अपने शैक्षिक संस्थान में जाना है, तो वहां पर पहुंच करके उसको दरवाजे को जोर लगा करके खोलना पड़ेगा जिसमें वह सक्षम नहीं है। तो ऐसे में ऑटोमेटिक डोर जो है वो ऐसे लोगों को, ऐसे जो शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं कि वो सामने जाते हैं तो वह दरवाजा स्वतः खुल जाता है। उसके लिए उनको किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि नहीं करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त ओबीआर है जिसको हम ऑप्टिकल ब्रेल रिकॉग्निशन कहते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर जो ब्रेल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करने के बाद उन्हें पढ़ने के लिए उपलब्ध कराता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ब्रेल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पाठ में परिवर्तित करने का काम करता है। ये काफी उपयोगी एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा स्पीच सिंथेसाइजर, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो पाठ को एक तरह से लेक्चर में परिवर्तित कर देता है। और जो नेत्रहीन लोग हैं जिनकी दृष्टि बाधिता के शिकार हैं, वो उस तकनीक के माध्यम से जब वो ऑडियो फॉर्म में आ जाता है तो उस जो मैटर प्रिंट फॉर्म में था वो ऑडियो फॉर्म में आ जाता है इसके माध्यम से, तो वह ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिसको हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे जॉब एक्सेस विद स्पीच है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को एक टॉकिंग अर्थात कि बात करने वाले कंप्यूटर में परिवर्तित कर देता है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये भी जो दृष्टि विकलांग विद्यार्थी हैं, जो दृष्टि बाधिता से पीड़ित हैं, उनके लिए ये काफी जो है उपयोगी है। और इसमें वो स्पीकर या हेडफोन का उपयोग करके जो संबंधित विषय वस्तु है उसको सुन सकते हैं। यानी जो उनकी दृष्टि बाधिता है वो बाधा नहीं बनती है। इसके अलावा टॉकिंग बुक्स आती हैं, यानी बात करने वाली किताबें, जो ये भी जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष रूप से जो है वो उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये जो टॉकिंग बुक्स हैं इसमें होता क्या है कि जो पुस्तक हैं उनको ऑडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद इन्हें जो है जैसे हम देखते हैं कि सुगम्य पुस्तकालय है जो भारत सरकार द्वारा एक ऑनलाइन लाइब्रेरी शुरू की गई है, ये भी ऐसे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है जो कि देख नहीं सकते। उनके लिए वहां पर जो विभिन्न फॉर्म में ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और ऑडियो के रूप में वह उसे सुन करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको सीखने के बाद वो अपनी भाषा में और अपने शब्दों में संबंधित विषय वस्तु का विकास भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम और देखें तो बहुत ही सुलभ टेक्नोलॉजी है जो विद्यार्थी लिख नहीं सकते। जैसे आजकल हम देखें एंड्रॉइड फोन और सभी प्रकार के मोबाइल फोन में वॉइस टाइपिंग की सुविधा दी गई है। तो ऐसे विद्यार्थी जो लिखने में सक्षम नहीं है या टाइप करने में सक्षम नहीं है, तो वो वॉइस टाइपिंग का उपयोग कर सकते हैं और वॉइस टाइपिंग का उपयोग करके वो संबंधित विषय वस्तु का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, भविष्य में उसको जो है उपयोग में अन्य तरह से ला सकते हैं। इसके अलावा जो अनेक जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे स्पीच रिकॉग्निशन जो है सॉफ्टवेयर
बहुत रूपों में हमारे मदद करते हैं। जैसे हमको किसी को फ़ोन करना है, तो हम अपने फ़ोन से केवल अपनी आवाज़ में बात करके बोल दें और बात करके उससे हम कह देंगे कि फलाँ को फ़ोन मिलाइए, तो अपने आप वो कॉल चली जाती है। तो स्पीच जो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हैं, ये जैसे ड्रैगन है, गूगल पर भी ये सुविधा उपलब्ध है, सिरी है, कोर्टाना है और एलेक्सा। एलेक्सा के से हम लोग सभी लोग परिचित हैं। तो ये तकनीकी ऐसी है जो स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और एआई का यूज ये अपने संचालन में करती है। इसके अलावा मैग्नीफायर, यानी ये जो मैग्नीफायर है, ये जो डिवाइस है, ये कमजोर दृष्टि वाले जो लोग हैं, उनमें एक बड़े प्रिंट के रूप में सामग्री पहुंचाने में जो सहायक होती है। इसके अलावा अब जो बड़े प्रिंट वाला और बोलने वाला कैलकुलेटर है, ये भी जो है एक उपयोगी तकनीकी है, जिसके माध्यम से जो इस तरह की चुनौतियों से जूझ रहे विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। तो अगला अगर हम श्रेणी बात करें कि जो श्रवण दिव्यांगता से पीड़ित हैं, यानी जिनकी जिनके सुनने में कठिनाई है, जिनके सुनने में अक्षमता है किसी भी प्रकार की, या कभी-कभी होता है कि उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता, कभी-कभी अस्पष्ट सुनाई देता है, किसी मामलों में हो सकता है कि उनको शब्दों को समझने में कठिनाई आ रही हो, या कभी-कभी दूसरों से वो कहें कि जोर से बोलने के लिए, यदि कोई धीरे बोलता है तो उनको सुनाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत तरह की जो तकनीकी है वह उपलब्ध है। आईसीटी के विभिन्न जो उपकरण हैं उनके माध्यम से हम इनके जीवन को, इनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम सहज और सरल बना सकते हैं। तो ऐसे कौन-कौन से उपकरण हैं? जैसे सबसे पहले जो सबसे लोकप्रिय है वो है हियरिंग ऐड, यानी बहुत से माइक्रो उपकरण आते हैं जिनको कान के अंदर डाल दिया जाता है या ऊपर से पहन लिया जाता है, और यह तकनीकी जो है उनकी ध्वनियों को बढ़ाती है, यानी उनके आसपास जो शब्द बोले जाते हैं वो बेहतर रूप में उन तक पहुंचते हैं। और हियरिंग ऐड के इजाद ने, इसके आविष्कार ने, इसके सामान्य जन तक पहुंच के बाद जो इस समस्या से जूझ रहे लोग हैं उनका जीवन काफी आसान हुआ है। वह जो है सभी से सामान्य रूप में बातचीत करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये श्रवण बाधिता है, इसमें व्यक्ति जो है सामान्य जीवन नहीं जी पाता। यदि वह किसी से बात कर रहा है तो वह उससे जोर बोलने का आग्रह करेगा, फिर भी नहीं सुन पाएगा। तो ऐसे में जो संवाद होता है वो बेहतर नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो संवाद करता है और जो श्रोता है, दोनों के मध्य सामंजस्य नहीं बन पाता। तो यह जो हियरिंग ऐड है, इसने काफी प्रभावित किया है इस समस्या से जूझने में, इस समस्या को दूर करने में। तो ये एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग श्रवण जो विकलांगता है उससे जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। इसके अलावा टॉकिंग वर्ड प्रोसेसर है। ये जो है लेखन प्रक्रिया के दौरान बच्चों को श्रवण प्रतिक्रिया देता है। यह जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सहायक उपकरण है। इसके अतिरिक्त टेक्स्ट टेलीफोन, जो टेक्स्ट टेलीफोन है, इस प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यह श्रवण बाधिता है और अन्य संचार जो विकार वाले दूसरे लोग हैं उनकी दूसरों के साथ संवाद करने में मदद करता है, क्योंकि वे वॉइस कॉल नहीं कर सकते हैं। तो अगर उनके संवाद करने में प्रॉब्लम है, वॉइस कॉल नहीं कर पाते हैं, तो टेक्स्ट टेलीफोन एक बेहतर विकल्प है जिसके माध्यम से वह दूसरों से जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है जिसको हम कहते हैं पीईसीएस, यानी पिक्चर एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी ये चित्र विनिमय संचार प्रणाली है। ये एक वैकल्पिक संचार प्रणाली है जिसे 1985 में एंटी बॉन्डी और लॉरी फ्रोस्ट द्वारा एक आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों के लिए इसका विकास किया गया था। तो ये जो पीईसीएस है, ये चित्र, कार्ड और कटआउट का उपयोग करता है, और बच्चा एक
चित्रकारी चुनता है और उसके बारे में ये बातचीत शुरू करता है। तो ये जो संचार प्रणाली है ये भी काफी प्रभावी है ऐसे विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गणित पत्रक जिसे हम कहते हैं, ये जो हम पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा की थी डिस्कैल्कुलिया की, जो कि एक विकार है जिसको हम कह सकते हैं कि गणित विकलांगता के अंतर्गत हम जो है जिसको समझते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गणित पत्रक है ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये डिस्कैल्कुलिया वाले बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन पर गणितीय समस्याओं को व्यवस्थित करने, उनको रेखित करने और काम करने में सहायता करता है। तो ये भी एक उपयोगी उपकरण है। इसके अलावा हम देखें शोर कम करने के लिए जो ईयर प्रोटेक्टर होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जो विलंबित श्रवण प्रतिक्रिया वाले हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए जो ये एक विशेष जिसको हम कहते हैं डीएफ डिलेड ऑडिटरी फीडबैक, ये बोलने वाले की आवाज को सेकंड के एक अंश के लिए देर करने में मदद करता है और ये हकलाने में सुधार करने में विशेष सहायक है। तो इसके अतिरिक्त बहुत सारे उपकरण जैसे गपशप है, आई गेस्ट है, वी प्ले है, कवि है। कवि जो है वो एक एंड्रॉइड आधारित पिक्चर टू स्पीच एप्लीकेशन है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और डिसऑर्डर वाले बच्चों की विशेष मदद करता है। सी प्रिंट है, वॉइस ड्रीम रीडर है, वर्तनी परीक्षा, प्रूफ रीडिंग, वेरिएबल स्पीच कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो इस प्रकार के विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसके अलावा जो पढ़ने में जिनको कठिनाई होती है, ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने की अक्षमता वाले हैं, वो शब्द को डिकोड करने में उन जो है उनको जटिलता होती है, पढ़ने में प्रवाहशीलता की समस्या होती है, पठन सामग्री को ना समझ पाना, ऐसे मुद्दों का वो सामना करते हैं। जैसे डिसलेक्सिया है, इस पठन विकार की चर्चा हम लोगों ने पहले की है। ये जो उनके बच्चों की पढ़ने की क्षमता है उसको कम करता है। तो ऐसे जो पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बहुत तरह की जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है, जिनमें अगर हम कुछ बात करें तो सबसे पहले है एडॉप्टेड पेज टर्नर, यानी जिन बच्चों के पास पृष्ठों को पलटने के लिए कोई उंगली, हाथ या मांसपेशियों पर नियंत्रण की कमी है, उन्हें एक स्टिच के साथ फिट किया जा सकता है ताकि उसको दबा करके पृष्ठ को बदला जा सके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। जो इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश है यह उपयुक्त शब्दों को खोजने में मदद करता है और यह बात करके जो है शब्दों की अपनी सही बर्तनी जो है वो दिखाता है। इसके अतिरिक्त बुक स्टैंड है, ऑप्टिकल जो चरित्र पहचान सॉफ्टवेयर है, प्रदर्शन नियंत्रण है, जो एनोटेशन टूल है। ये एनोटेशन टूल ये एक ऐसे ऐप हैं जो सामग्री को विस्तार से समझने में मदद करते हैं। ये एडीएचडी, डिसलेक्सिया और अन्य विशिष्ट सीखने की जो अक्षमता है, उन बच्चों के लिए ये विशेष उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ऑडियो पार्ट है, हैंडहेल्ड और पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जो विशेष मदद करती हैं पठन विकार वाले विद्यार्थियों के लिए। तो इसके बाद हम बात करें लेखन दिव्यांगता की, यानी लेखन जो ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी जो लेखन अक्षमता के विकार से युक्त हैं, जैसे बहुत तरह की लेखन अक्षमता होती है, जैसे खराब शब्दावली, असमान लेखन, वाक्य गठन में परेशानी, भाषा त्रुटियां, पेन पकड़ने में समस्याएं, ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिनमें से अगर हम कुछ देखें तो सबसे पहला है लेखन टेम्पलेट। यानी ये जो लेखन टेम्पलेट हैं इनको विकसित करके हम ऐसे विद्यार्थियों की चुनौतियों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर, ये डिवाइस उन लोगों के लिए मददगार है जो कागज पर पेन के साथ लिखने में समस्या का सामना करते हैं। ये जो प्रोसेसर है वो उन्हें कीबोर्ड पर लिखने में मदद करता है। इसके माध्यम से लिखित शब्दों का जो संपादन है और जो संशोधन है वो सहजता से किया जा सकता है। तो जो लेखन दिव्यांगता से जो पीड़ित विद्यार्थी हैं
वो इस पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके अपनी चुनौती को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाइव स्क्राइब पेन है। ये जो लाइव स्क्राइब पेन है, ये जो उनका पाठ है उसको ऑडियो के प्रारूप में रिकॉर्ड करता है और बच्चों को उन शब्दों और वाक्यों को जोड़कर लिखने में मदद करता है जिन्हें वह लिखना चाहते हैं। ये विभिन्न स्मृति क्षमताओं जो मेमोरी है उसके साथ ये अवेलेबल है। इसके अलावा वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और कीबोर्ड और टच स्क्रीन है, ये भी ऐसे लोगों की जो लिखन विकलांगता से पीड़ित है मदद करता है। इसके बाद हम बात करें कि गणित को सीखने में जो कठिनाइयां हैं उनके लिए कौन कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गणित को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी जो गणित है उसके साथ साथ अन्य विषय भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिन कोई पर्टिकुलर खास विषय को समझने में उनकी समस्या होती है तो वो एक अलग विशेष आवश्यकता उनकी बन जाती है। तो ऐसे जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत तरह की तकनीकी उपलब्ध है। जैसे सबसे पहले हम बात करें अबेकस। अबेकस एक उपकरण है जो गणित सीखने के लिए विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी और जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके दोनों लोगों के दोनों तरह के विद्यार्थियों के द्वारा किया जा सकता है। ये जो अबेकस है ये न केवल गणितीय समस्याओं को हल करने में सहायता उनकी करता है, बल्कि उनकी जो मोटर एक्टिविटीज हैं और उनका जो अटेंशन है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। तो ये अबेकस हो गया। इसके अलावा ग्राफ अनुकूलित ग्राफ पेपर होता है जो नेत्रहीन होते हैं या जिनकी दृष्टि बाधिता में दृष्टि देखने में चुनौती होती है, वो ऐसे लोगों की गणितीय समस्याओं को हल करने में और संख्याओं को याद करने में ये जो ग्राफ अनुकूलित ग्राफ पेपर है ये मदद करता है। इनके इसके अलावा कैलकुलेटर है, स्मार्ट चार्ट है। स्मार्ट चार्ट भी जो है ये गणित ग्राफिक आयोजकों और गुणन तालिकाओं, ज्यामितीय कार्यों, संदर्भ तालिकाओं और रूपांतरण तालिकाओं को जो ये विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं इनकी आवश्यकताओं आधारित सुविधाओं के साथ विशेष अनुप्रयोगों और वेबसाइटों में आसानी से पहुंचने में ये मदद करता है। तो स्मार्ट चार्ट भी काफी उपयोगी एक उपकरण है ऐसे लोगों के लिए जो गणित की सीखने की विकलांगता से पीड़ित हैं। अगला हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकलांगता। ये जो संज्ञानात्मक विकलांगता है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख पक्ष है। संज्ञानात्मक अक्षमता वाले जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी होते हैं इनकी स्मृति संगठन जो समस्याएं हैं उनके संगठन कौशल की कमी होती है, एकाग्रता की कमी होती है, जो अभिविन्यास और सही सामग्री, भाषा धारणा आदि की खोज जैसे मुद्दों का इनको सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिनमें इस तरह की चुनौती होती है। तो जो संज्ञानात्मक विकलांगता वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिसके जिसके उपयोग के द्वारा वो अपनी अधिगम संबंधी जो चुनौती है उसको कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो सब कौन कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी आती है उसकी चर्चा हम करें तो सबसे पहले सूचियां या जिनको हम अनुसूची कहते हैं। तो डिजिटल और मैनुअल सूचियां होती हैं जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उनकी गतिविधियों, कार्यक्रमों, विषय वस्तु आदि को याद रखने में मदद करती हैं। जैसे जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं वो अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियों को लिखने के लिए जो है वो डायरी, योजनाकार और कैलेंडर आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्मार्ट वॉच जो संज्ञानात्मक विकलांगता वाले से जूझ रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए स्मार्ट वॉच भी जो है एक उपयोगी उपकरण है। इसके अतिरिक्त इंटरैक्टिव ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें जो है कई एप्लीकेशन ऐसे अवेलेबल हैं जो कि इंटरैक्टिव ट्रांसक्रिप्ट का काम करते हैं और व्याख्यान या वार्तालाप जो भी है उसको वो ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में यानी स्मार्टफोन हम सभी उपयोग करते हैं
और स्मार्टफोन में अनेक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऐसे संज्ञानात्मक विकलांगता से युक्त विद्यार्थियों की विशेष मदद करते हैं। अब हम देखें कि जो विशिष्ट बालक हैं, यानी जो ये विशेष अधिगम आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए कौन-कौन सी जो है और प्रमुख एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। जैसे हम बात करें दृष्टि विकलांग बालकों के लिए, तो दृष्टि विकलांग बालकों के लिए जैसे ब्रेल और ऑडियो रीडिंग डाउनलोड है, जिसको हम बार्ड कहते हैं, किंडल रीडर है और रीड टू गो है, वॉइस ड्रीम रीडर है, जूम रीडर है, ऑडियो लेबल, बहुत सारे ऐसे जो उपकरण हैं वो उपलब्ध हैं। जो श्रवण अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे साइनली है, वॉइस स्क्रीम रीडर है, हियर टू नाउ है, और ड्रैगन श्रुतलेख है, सी प्रिंट है, आई हियर दैट है। बहुत सारी ऐसी तकनीकियां उपलब्ध हैं जो उनके जीवन को, उनके जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करती हैं। गत्यात्मक जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए व्हील मैप है, इट्स एक्सेंसिबल, कीलमेट, टीलो एक्सेस, एक्सेस नाउ, बिलियनेबल्स, ऐसे बहुत सारे उपकरण अवेलेबल हैं उनके लिए। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जो जो कि सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं, उसमें बहुत सारे हैं, जैसे डिसलेक्सिया टूल बॉक्स है। उसके साथ साथ जो ईआर ब्राउजर है और डेक्सटीआर वर्णमाला कीबोर्ड है, आई ट्रांसलेट है, बहुत सारे ऐसे उपकरण अवेलेबल उनके लिए भी हैं जो विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करते हैं। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले विद्यार्थी, उनके लिए भी बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे बुक क्रिएटर, लुक एट, स्टेपिंग स्टोन, आई कैम, मैथ बोर्ड, ऐसे बहुत सारे उपकरण उनके लिए उपलब्ध हैं। तो हम देखें कि जो तकनीकी है वो इन विशेष विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है, और उनकी जो शारीरिक चुनौतियां हैं उनको हम जो है न्यून करते हुए उनका जो पूर्ण विकास है उसके लिए प्रयत्न करते हैं। अब हम देखें कि जो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। जो अभी तक हमने चर्चा की कि जो विभिन्न असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो क्या है। इसके बाद हम देखें कि जो शिक्षक हैं उनको ऐसे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समावेशी कक्षाओं में पढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। तो शिक्षकों को कभी कभी समावेशी कक्षा की परिस्थिति और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त जो प्रौद्योगिकी है उसका सिलेक्शन करने में, उसका चयन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को कैसे हल किया जा सकता है? तो शिक्षकों को जब तक उनका प्रशिक्षण नहीं होगा, जब तक संबंधित विषय में उनको ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह चुनौती उनके सामने आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के संदर्भ में प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। तो ऐसी जो है प्रशिक्षण में हमको कुछ बिंदुओं को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी का ज्ञान कराया जाए और उसका जो एक विस्तृत परिचय है वो प्रदान किया जाए। हम देखते हैं कि इसके साथ साथ उनका जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का कार्य प्रणाली है वो किस तरह से कार्य करती है, यह जरूर प्रशिक्षण उनको प्रदान किया जाना चाहिए। और वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहां पर उपयोग होगी, किस तरह से उपयोग होगी, इस चीज का प्रशिक्षण भी, इस बिंदु का, इस तथ्य पर भी उनका जो है ज्ञानवर्धन करना चाहिए। उसकी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसकी प्रभावशीलता क्या है और उसका मूल्यांकन करने की जो क्षमता है वह भी एक शिक्षक में जरूर विकसित करनी चाहिए। और जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसके संचालन के लिए जो कार्यात्मक कौशल चाहिए हो उसका विकास भी इस प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए। और इसके संदर्भ में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें वो असिस्टिव जो टेक्नोलॉजी है, सहायक प्रौद्योगिकी है, उसका उपयोग किस तरह से करेंगे और उसके जो सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं इन पर भी शिक्षकों को जो है जरूर बताना चाहिए।
इसके बाद हम देखें कि सहायक प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए मार्गदर्शन हेतु कौन-कौन से कारक हैं। यानी जो है हम देखें कि किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है, तब ये जो तकनीकी है वो विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा सकेगी। जिसमें सबसे पहले है उपलब्धता, यानी ये जो कुछ भी चर्चा हम लोगों ने की, वैसी वो सारी तकनीकी या जिन भी अक्षमताओं से ग्रस्त विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो उपयुक्त तकनीकी है, सबसे पहले उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। इसके बाद अगर वो उपलब्ध है तो उस उपलब्धता की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी जिन विद्यार्थियों को मान लीजिए कि जिस जो है उपकरण की हम चर्चा कर रहे हैं वो किसी देश विशेष में उपलब्ध ही नहीं है, तो सबसे पहले तो वह उपलब्ध हो और उपलब्धता के साथ साथ वह संबंधित तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो, तो इस बात पर ध्यान रखना है। इसके अलावा सामर्थ्यता, यानी ऐसा ना हो कि वह जो है व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर हो। अगर बहुत महंगी टेक्नोलॉजी होगी तो वो टेक्नोलॉजी आम जन तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, आर्थिक रूप से संपन्न है, वह तो महंगी टेक्नोलॉजी खरीद लेगा। लेकिन ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि जो सहायक प्रौद्योगिकी है वो जो है सामर्थ्यता के अंतर्गत हो, सभी उसको खरीदने में समर्थ हो सकें। अनुकूलन क्षमता, यानी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनके आवश्यकताओं के अनुसार उसको अनुकूलित किया जा सके, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और स्वीकार्यता, इसकी स्वीकार्यता होनी भी जरूरी है, यानी इसका उपयोग कर्ता के अनुकूल और उपयोग करने में आसान होना चाहिए, ताकि ये हर किसी के द्वारा स्वीकार किया जा सके। और गुणवत्ता, यानी जो कुछ भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसकी जो जो भी प्रोडक्शन है उसकी गुणवत्ता पर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए, तभी जो है वो हमको लाभ पहुंचा पाएगी। कुछ चुनौतियां भी हैं जो इन सहायक प्रौद्योगिकी के उपयोग में है। वो चुनौतियां क्या हैं? जैसे अभिगम्यता। अभिगम्यता की जब हम बात करें तो यह एक तथ्य है कि जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो विशेष आवश्यकताओं वाले जो विद्यार्थी उनके लिए सुलभ नहीं है, और जो है वो उनका उपयोग करने में समर्थ नहीं है, तो ये एक चुनौती है। इसके अलावा जागरूकता में कमी, हमने देखा है कि कभी कभी अज्ञानता के कारण लोग जानने ना जानते हैं इसलिए उसका उपयोग नहीं करते। लागत एक चुनौती है, यानी अधिक खर्चीला होना जो है इसकी एक चुनौती है कि बहुत खर्चीला होने के कारण लोग खरीद नहीं पाते हैं। सिस्टम समर्थन, जो सिस्टम का सपोर्ट है वो नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण में कमी, यानी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है इसके उपयोग के लिए एक पेशेवर प्रशिक्षण और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो जो यह तकनीकी है उसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है, ये एक चुनौती है जिसको दूर किया जाना चाहिए। रुचि की कमी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको इंटरेस्ट नहीं है इस टेक्नोलॉजी में, ये भी एक चैलेंज है। और तकनीकी अवरोध भी है, यानी तकनीकी जो बाधाएं हैं वो इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी के तकनीकी पहलुओं से संबंधित हैं, यानी उपयोग की जाने वाली की जो गुणवत्ता है, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक घटक आदि हैं, ये भी एक चैलेंज है। तो बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें और जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, एक तो जो संबंधित विद्यार्थी हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, वो इसको जाने और समझें, इसके उपयोग में दक्ष हों, यह आवश्यकता है। और इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख बिंदु यानी प्रमुख एक अंग जो कि शिक्षक है, वह शिक्षक जब तक इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं होगा, उसके उपयोग में दक्ष नहीं होगा, तब तक यह तकनीकी जो है पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आईसीटी है
उसके उपयोग के द्वारा ये जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, इनके जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं और तकनीकी के आगमन से पूर्व उनके लिए जो चुनौतियां थीं, वो चुनौतियां अब कम हुई हैं। अब सभी दिव्यांग विद्यार्थी और बच्चे आम विद्यार्थियों की तरह कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं और यह सब कुछ संभव हुआ है तकनीकी के प्रयोग द्वारा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगली कक्षा में पुनः हम आईसीटी के नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।